हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है एकेडमिक जोन का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है वो कौन सा है। आपने लास्ट टाइम काफी लोगों ने ज्वाइन किया, वो है हमारा EYQ कोर्स। इस बार भी जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 2021 के लिए, वो 2021 में कब होगा नेट JRF के लिए। RPSC की जो पोस्ट आई उनके लिए, या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम जो कि हिस्ट्री जहां पर भी आता है, उसके लिए मैं इस सबसे बेस्ट कोर्स मानता हूं। इसमें हम जो बात करेंगे कर रहे हैं वो 2005 से लेकर 2020 तक। अब 2020 हो गया, पहले मैं 2019 लिखता था। यहां तक ये कोर्स जाने वाला है। 2013 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम 2013 का पेपर इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस कोर्स का खास बात क्या है, इसमें अब कुछ चेंज आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस कोर्स में अभी क्या चेंज आए हैं, इसमें अभी आपको हमारा जो स्कीम ये है कि इसमें एक तो आपको डिटेल नोट्स, जैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया है उसी तरह से आपको डिटेल नोट्स दिए जाए। डिटेल नोट्स इन द सेंस कि जैसा एक्सप्लेन करके एक चीज लिखी गई है उसी तरह के नोट्स आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख के दिए जाएं। दूसरा, इसमें 2020 तक का पूरा पेपर कंप्लीट होगा। एक एक चीज इसमें कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके दो उसमें ये मिलता है, एक 12 मंथ के लिए इसका जो फी है वो 3000 है, और अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं 6 मंथ के लिए, तो इसका जो फी है वो ओनली 2500 है, 2500 रुपए है। और मैं ये कह सकता हूं ये एक ऐसा कोर्स है जो आपका हर एग्जाम क्रैक करवा सकता है पहले चांस में। आज भी हम जो पेपर की बात करेंगे 2013 का, ये डेमो लेक्चर आपके लिए आज लेकर आया हूं मैं। एक डेमो मान लीजिए इसको। सभी पेपर को इसी तरह से हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज। तो आप इस पूरे लेसन को बैठ के देखिएगा पहले, और तब आपको ये लगे कि हाँ ये ऐसे ये स्टाइल मेरे लिए अच्छा हो सकता है। हर पेपर को, हर क्वेश्चन को अगर इसी तरह से डिटेल डिस्कशन किया जाए तो तब मेरा एग्जाम हो सकता है। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें। उसके बाद मेरा नंबर है, मैं यहां लिख देता हूं बिल्कुल। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस कोर्स को आप एकेडमिक जोन जो ऐप है उसके द्वारा इसको ले सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए हम आज बात करते हैं 2013 का जो पेपर है उसको शुरू करते हैं। 2013 के पेपर में क्या हमने दिया है, हम किस तरह से पेपर डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने है 2013 का पार्ट 2। इसमें हम मेडिवल की बात करेंगे। ठीक है, मेडिवल सेक्शन आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने एंसेंट किया था। तो 2013 का ये पेपर, कुछ क्वेश्चन हमारे सामने। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो इसमें ये जजमानी है, जतमानी नहीं है, ये कुछ अभी हमें बताना। देखिए, जजमानी प्रथा क्या होती थी, सेवाओं के बदले उपज के रूप में परिश्रमिक, मतलब आज सेवा कर दी, उसके 6 महीने बाद उसके बदले में कुछ अनाज लेना। जैसे मान लिया आज भी गांव में जजमानी प्रथा चलती है, ये खासकर मध्यकाल और अभी तक भी गांव में ये है कि मान लिया कोई लोहार है,
वो आप किसी मतलब जो लोहे का काम करता है किसी के लिए, उसके लिए वो तब पैसे नहीं लेता, लेकिन बाद में क्या करता है, काम करता है और पैसा तब नहीं लेता फसल आने पर अनाज लेता है। अनाज लेता है। इसी तरह नाई है, पूरे 6 महीने तक आपके अपने जजमानों के बाल काटता रहेगा और तब 6 महीने अनाज आएगा तो उसके अनाज लेने आ जाएगा वो 6 महीने के हिसाब से। ये नहीं है कि डेली का रजिस्टर में लिखेगा कि 5 रुपए आज के हो गए, 10 रुपए, नहीं, वो उनका एक पर्टिकुलर होता है कि इतना अनाज परिवार के हिसाब से दे देते थे वो लोग। ये जजमानी प्रथा होती है, सेवाओं के बदले जो फसल के समय हमें मिलता था मेहनताना। उसके बाद जो कांकनी है, ये कांकनी तांबे का सिक्का होता था, ये मौर्य काल में भी था। कांकनी तांबे का छोटा सिक्का होता था, है ना। अक्षेत्र, अक्षेत्र किसको बोलते थे? कृषि योग्य भूमि को अक्षेत्र बोला जाता था। कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको क्या बोला जाता था? उसको अक्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद निवर्तन, निवर्तन किसके? भूमि पैमाइश का जो पैमाने बनाए गए थे, भूमि पैमाइश को निवर्तन कहा गया था। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है अभी? तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, सी हमारा ऑप्शन बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इस पे आते हैं। तिलक एक हिंदू सेनापति किसकी सैन्य सेवा में था? तिलक जो था वो किसकी सैन्य सेवा में था? हमारे पास ऑप्शन मीर कासिम है, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, यल्दौज है। हमें पता है जो तिलक है वो मोहम्मद गजनवी की सेना में था। तिलक किसकी सेना में था? मोहम्मद गजनवी, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। है ना। गजनवी की एक और खास बात है, सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक है। सुल्तान की उपाधि करने वाला पहला सुल्तान, पहला शासक लगाओ इसको, पहला शासक। ये किसने इसको उपाधि दी थी? ये उपाधि दी थी सुल्तान की बगदाद के खलीफा से ली थी। है ना। तो इसका जो इसके सेना में हिंदू भी थे और एक इसका सेनापति था हिंदू, तिलक। और मोहम्मद गजनवी के साथ क्या हुआ था? कन्नौज आक्रमण किया इसने 1018 में, तब इसके साथ अलबेरूनी आया। है ना, जिसने किताब उल हिंद लिखी। ठीक है, क्या लिखा इसने? किताब उल हिंद। उसके बाद हम देखते हैं मीर कासिम। मीर कासिम ने कब अरबों का पहला आक्रमण हुआ था? पहला मोहम्मद बिन कासिम कह सकते, मीर कासिम तो बाद का है। मीर कासिम ले लीजिए इसको, कासिम। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? सिंध पर आक्रमण हुआ था, सिंध पर आक्रमण किया, वह विजय प्राप्त की। और सिंध पर जजिया लगाया, सिंध में जजिया लगाया। और इसने क्या किया? जो इसको विजय प्राप्त हुई थी वो किसके? बौद्धों के सहयोग से प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसके बाद हमारा मोहम्मद गौरी, आपको पता है इंडिया की तरफ ये अटैक करता है। पहला अटैक 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया।
पहली हार भारत में 1178 में हुई, है ना, 1178 गुजरात में, है ना, भीम जो द्वितीय था उसकी माता ने, है ना, और उसके बाद इसने 1191 में पहली लड़ाई हार गया ये तराइन की, और 1192 में दूसरी तराइन जीता। इसने मोहम्मद बिन साम के नाम से सिक्के चलाए, मोहम्मद बिन साम, और उसमें एक तरफ लक्ष्मी छपी होती थी, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के। उसके बाद हमारा गौरी ये हो गया। यलदोज गौरी का दास था, जो गौरी की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा। और इसका यलदोज का जो है इल्तुतमिश के साथ तीसरी तराइन की लड़ाई हुई, 1203 तराइन 1215। ठीक है, तीसरी तराइन की लड़ाई होती है, इसमें इल्तुतमिश इसको हरा देता है। ठीक है, ये कुछ था। तो हमारा जो उत्तर है वो हमारा मोहम्मद गजनवी है। अगला देखिए, सल्तनत काल में खूत, मुकद्दम एवं चौधरी शब्दों से किसका बोध होता है? जो खूत, मुकद्दम, चौधरी होते थे ये ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग होता था, ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग होता था। क्या होता था? जैसे सल्तनत में केंद्र में कौन होता था? केंद्र में सुल्तान होता था, है ना। उसके बाद प्रांतों में, प्रांत जो है उसमें सूबेदार होते थे, है ना। प्रांतों के बाद सिख होते थे। सिख जो इकाई हो बलबन ने बनाई थी, है ना। यहां आमील होता था, और सॉरी यहां सिकदार होता था, परगना होता था इसके नीचे, परगना, वहां पर अमील होता था। ठीक है, और फिर गांव होते थे, जो ग्राम है, गांव होते थे। गांव बिल्कुल वही पुराने प्राचीन काल की तरह थे। यहां पर चौधरी, मुकद्दम, पटवारी होते थे, जो मध्यस्थ का वह काम करते थे और जो हकूके खोती नामक कर वसूल करते थे। ठीक है, तो ये चौधरी, मुकद्दम, पटवारी। चौधरी, मुकद्दम, पटवारियों पर जो शिकंजा कसा, किसने कसा था शिकंजा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इन मध्यस्थों को बिल्कुल खत्म कर दिया था। हकूके खोती जो है बंद कर दिया था इनका, हकूके खोती लेते थे ये, है ना, बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो हमारा सी इसका उत्तर होगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिए जाने वाले जल कर को क्या कहा जाता था? जल कर जो लिया जाता था उसको क्या कहते थे? हके सरब कहते थे, हके शराब नहीं कहते थे, हके सरब कहते थे, है ना। ये 10% लिया जाता था, है ना, क्योंकि फिरोज शाह ने सबसे अधिक नहरें खुदवाई हैं, है ना। और सबसे पहली जो नहर है, लेकिन नोट कर ले यहां पर, पहली नहर किसने बनवाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर व तालाब सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। सौंदर्य क्या था? सौंदर्य होता था कृषि ऋण। कृषि ऋण को के लिए क्या किया? कृषि ऋण किसने दिए? कृषि ऋण जो दिए वो इसके लिए दीवाने, अब की बार एग्जाम भी आया था, दीवाने अमीर को ही,
अमीर को ही। ये डिपार्टमेंट बनाया किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, है ना। जो सौंदर्य या तकावी ऋण देते, इसको तकावी भी बोलते हैं, तकावी, है ना। 76 लाख टंका इसने तकावी ऋण बांट दिया था, 76 लाख टंका इसने तकावी ऋण बांट दिया था। ठीक है। घड़ी और चरी दो कर थे, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई, है ना। जो घड़ी है वो झोपड़ियों पर लगता था, चरी जो है ये जो किस पे लगता था? ये चारागाह पे लगता था। किस पे लगता था? ये चारागाह पे लगता था, पशुओं पर, दूध देने वाले पशुओं पर। दूध देने वाले पशुओं पर ये कर लगता था। ठीक है। घड़ी लगता था, झोपड़ियों पर लगता था। सल्तनत काल में सती प्रथा का सजीव चित्र किसने दिया है? सल्तनत काल में सजीव चित्र है जो, वो किसने दिया इसका? वो दिया इब्न बतूता ने। किसने दिया है? इब्न बतूता। किसने दिया है? वो इब्न बतूता ने दिया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, 1333 में आया, 1342 तक रहा। इस समय दिल्ली का काजी भी रहा, और इसने रहेला पुस्तक लिखी। ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था। इसको बड़े ध्यान से लेना आपने। कहाँ का? मोरक्को का यात्री था इस। ठीक है। दिल्ली का काजी रहा। बाद में इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, बाद में इसको चाइना भेजा जाता है। और इसने क्या बताया? इसने इल्तुतमिश के, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है हिंद व सिंध शब्द का प्रयोग किया। हिंद व सिंध, ये भी क्वेश्चन आया था। हिंद व सिंध शब्द का प्रयोग कौन करता है? वो ये बतूता ही करता है। और इसने दूसरा क्या किया? दिल्ली को इस्लामी दुनिया का, दिल्ली को पूर्वी जो दुनिया है इस्लाम की, इस्लामिक दुनिया का बड़ा शहर कहा, सबसे बड़ा शहर। ठीक है। इस्लामिक दुनिया का, जो पूर्वी इस्लामिक दुनिया है, उसका सबसे बड़ा शहर कहा। और तुगलकाबाद की चमक के बारे में बताया इसने, तुगलकाबाद का वर्णन किया। कि उसको दिन में कोई देख ही नहीं सकता। तुगलकाबाद जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, वहां पर 56 कोट का दुर्ग बनाया था। और आपको बता दें कि तुगलकाबाद में ही पानीपत विजय के बाद बाबर ने शिविर लगाया था। ठीक है। इतना काम वो करता है। ठीक है। और जो इसने सती प्रथा का जो ये सजीव चित्र देखा था, कहां पर देखा था? इब्न बतूता ने अजोदन में देखा था। अजोदन, कहां पर देखा था? अजोदन। ये भी ध्यान में रखना कि ये चित्र कहां पर इसने देखा था? अजोदन में इसने ये चित्र देखा था। अब ये जो बारबोसा है, ये बारबोसा किसके साथ आता है? ये बारबोसा अलवुर्क का दुबासिया था, है ना, जिसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना, जिसने 1510 में गोवा पर अधिकार किया। ठीक है। उसके बाद अब्दुल रजाक जो है कब आया? 1443 देवराय द्वितीय के समय।
है ना, देवराय द्वितीय के समय इसने विजयनगर की 300 बंदरगाहों का वर्णन किया। 300 बंदरगाहों का वर्णन इसने किया। ठीक है, और विजयनगर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर कहा। विजयनगर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर। है ना, दुनिया का सबसे सुंदर शहर विजयनगर को इसने कहा था। ठीक है, उसके बाद निकितिन है वो बहमनी में आया था 1470 में। बहमनी रूस का था, ये निकितिन रूस का था, ये फारस का था, ये पुर्तगाल का था, ये मोरक्को का था। ठीक है, तो निकितिन रूस का भारत जो है भारत आने वाला पहला रूसी यात्री। भारत पहला रूसी यात्री। वो कौन है? वो निकितिन है। 1470 बहमनी साम्राज्य में आया ये। बीदर पहुंचता है। कहां पर आया ये? बीदर में आया। ठीक है, और इसने भारत की गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री है। भारत की गरीबी का। ये घोड़ों का व्यापारी था। ठीक है, ये इसका था। तो हमारा जिसमें उत्तर है वो इबन बतूता है। तो उत्तर तो हम बताएंगे ही। तो चलिए अगला देखिए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक तर्क है, एक कथन है। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि दोआब और दिल्ली की खालिसा भूमि से वसूल किया जाने वाला संपूर्ण राजस्व वस्तु के रूप में होना चाहिए। ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो भू राजस्व के रूप में सब भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने वाला पहला शासक, पहला सुल्तान था ये। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने वाला। इसने क्या किया? माप के आधार पर भू राजस्व लिया। माप के आधार पर भू राजस्व लिया। उसको क्या बोलते थे? मसाहत बोलते थे, ना। माप के आधार पर जो लिया उसको क्या बोलते थे? उसको मसाहत बोलते थे, है ना। और बिस्वा के आधार पर मापा जाता था। बिस्वा, ये 50% वसूल करता था। लेकिन ऐसा कि वो अनाज के रूप में ही ऐसा लेता था, ऐसा कुछ नहीं है। वो नगद के रूप में भी लेता था। तो ये पहला जो है हमारा गलत है। अलाउद्दीन अपनी सेना के लिए कीमत निर्धारण के लिए दिल्ली के लिए बड़ा अन्न भंडार बनाना चाहता था। ये बात उसकी सही है। तो वो नगद के रूप में वसूल करता था और अनाज के रूप में भी वसूल करता था। और क्योंकि वो दिल्ली उसने अपनी स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था वो। नगद वेतन देता था। और बाजार व्यवस्था इसीलिए उसने लागू की थी, बाजार व्यवस्था, है ना, ताकि सैन्य जो सेना है उसको कम वेतन में काम चलाया जा सके। उसके लिए उसने दीवाने रियासत के विभाग बनाया। दीवाने रियासत, और एक उसने विभाग बनाया भू राजस्व के लिए, दीवाने मुस्तकराज।
है ना, जो फवाजिल वसूल करने का काम करता था। ठीक है, तो इसमें इसका डी उत्तर होगा सिकंदर लोदी के राज्यकाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सिकंदर लोदी के शासनकाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सिकंदर लोदी जिसका समय था 1479 से लेकर 1517, है ना, लोदी काल का सबसे महान शासक। इसने अनाज से ज़कात हटाया, अब की बार आया था। सिकंदर का न्याय के प्रति लगाव शानदार था और उसने निष्पक्ष और तेज गति से न्याय प्रदान किया, बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण हिंदुओं को दंडित किया, यह भी बात सही है। उसने काफी सारे हिंदुओं को दंडित किया। सिकंदर ने आगरा को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। सिकंदर ने बिल्कुल आगरा को अपनी राजधानी बनाया, यह भी बात सही है। उसने 1504 में आगरा नगर स्थापित किया। छह में राजधानी, 1506 में राजधानी बनाया। ठीक है, ये बात सारी इसकी सही है। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दूसरा एक कथन एक कारण है। सल्तनत काल में नगरीकरण की प्रक्रिया ने शिल्पियों में नगरीय केंद्रों की और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि सल्तनत काल में क्या हुआ था, बड़ी संख्या में जो लोग बाहर से आए थे वो शहरों में ही रुके, है ना, कस्बों में ही रहते थे, क्योंकि वो शासक वर्ग के साथ ही आए थे, शासक वर्ग के साथ ही रहते थे। तो जिससे क्या हुआ, एक शहरीकरण की शुरुआत भारत में, पुनः शहरीकरण, इसको तीसरा शहरीकरण बोलते हैं, तीसरा शहरीकरण, है ना। इसको तीसरा शहरीकरण किसने बोला है, तीसरी शहरी क्रांति भी कहा है इसको, शहरी क्रांति। किसने कहा था इसको शहरी क्रांति? मोहम्मद हबीब ने। जो कारीगर और शिल्पी हिंदू सामाजिक पद्धति में निम्न समझे जाते थे, वे अब शासकीय अभिजात वर्ग के पड़ोस में रह सकते थे, क्योंकि जो इस्लाम में है वो जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। अभी तक जो हिंदू व्यवस्था थी उसमें क्या था कि शहर आप देखेंगे दो भागों में बटा होता था, एक में जो उच्च वर्ग निवास करता था और शहर ये बिल्कुल बंद हो जाता था, और शहर से बाहर छोटी छोटी बस्तियां होती थी, इनमें निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी ये व्याख्या भी है। खैरुल मजलिस एक सूफी मलफूजात, मलफूजात क्या होते हैं? सूफियों की वार्तालाप। किस फकीर को समर्पित है? ये जो है ये नासिर मोहम्मद मोहम्मद चिरागे दिल्ली को समर्पित है। किसको समर्पित है? नासिरुद्दीन मोहम्मद चिरागे दिल्ली। इसको ये किसने लिखा था? ये तो हमीद कलंदर की है। ये खैरुल मजलिस किसकी है? हमीद कलंदर की है। हमीद कलंदर की है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, ये किसकी है? हमीद कलंदर की है। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी याद में क्या बना है? कुतुब मीनार बना, याद नहीं, सम्मान में। ये जब है 1221 में ये दिल्ली आया था।
है ना। 1221 में दिल्ली आया और इल्तुतमिश ने इसको शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा। शेख उल इस्लाम, पर ठुकरा दिया, क्योंकि जो चिश्ती हैं वो पद नहीं लेते थे। और इल्तुतमिश ने इसको कहा कि आप मेरे महल के पास रहिए, तो इसने वो भी जिक्र ठुकरा दिया। जब इल्तुतमिश ने इसको ज्यादा तंग किया तो इसने कहा कि मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। कहते हैं कि दिल्ली की सारी जनता भी इसके साथ तैयार हो गई थी, लेकिन बाद में इसको मनाया गया। ठीक है। और इसकी जो कहते हैं ना, इसकी जो नहीं बनती थी किससे, सुगरा से नहीं बनती थी, सुगरा से। सुगरा भी एक संत था, सुगरा को इल्तुतमिश पिता कहता था। ना शेख उल इस्लाम का जो पद है वो किसको दिया, शेख उल इस्लाम का जो पद है बाद में किसको दिया गया, शेख उल इस्लाम का पद बाहुद्दीन जकारिया को दिया गया। ये सूरावर्दी के थे। किसको दिया गया, बाहुद्दीन जकारिया को दिया गया। ठीक है। तो ये इसका था। ठीक है। और बाद में संगीत समा में मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित हुए और चल बसे, है ना। संगीत समा में एक दिन मूर्छित हो गए, चल बसे। ठीक है। और अगला तो हमारा उत्तर ये है। दुअस्पा मनसबदारी व्यवस्था में किसने स्थापित किया? ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, 2019 के एग्जाम में था। ये दुअस्पा किसने स्थापित किया था? ये अकबर नहीं है, ये अकबर है। ये जहांगीर ने इसको शुरू किया, दुअस्पा और सीअस्पा, है ना। एक मतलब दुअस्पा का मतलब एक सैनिक दो घोड़े, एक सैनिक दो घोड़े। और सीएसपा क्या होता था? एक सैनिक तीन घोड़े। ठीक है। ये होता था सीएसपा। और निमनस्पा क्या होता था? निमनस्पा दो सैनिक घोड़ा, दो सैनिक एक घोड़ा। ठीक है। तो ये जहांगीर ये व्यवस्था लेके आया था। ठीक है। और जहांगीर एक और व्यवस्था लेके आया था, अल्तमगा जागीर की। जो जागीर जो वतन जागीर की तरह होती थी। है ना। ये किस तरह होती थी? जैसे वतन जागीर होते ना, उसी तरह ये होती थी। ठीक है। और साझा क्या लेके आया इसमें? महावारी लेके आया था। महावार, इनको मनसबदारों को महावार वेतन मिलता था, महावारी। ठीक है। अकबर ने तो इसको शुरू किया था। अकबर इसमें क्या क्या लेके आया? इसमें दाग हुलिया, है ना, जात सवार, ये सारा अकबर ने इसमें लेके आया था। बाबर के समय ये नहीं थी। तो हमारा उत्तर सी है। तंबाकू का प्रयोग उत्तरी भारत में अकबर के राज्यकाल में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, इसको पुर्तगाली लेके आए थे। इसके खतरे को भांपते हुए किसने इसको बंद किया? इसको के खतरे को भांपते हुए जहांगीर ने बंद किया था ना। जहांगीर के जो 12 फरमान थे ना, 12 फरमानों में चौथा फरमान था। ये भी कई बार पूछ लेगा, चौथा फरमान कि जिसमें क्या क्या बंद किया उसने? शराब, तंबाकू, है ना, और अन्य मादक पदार्थ। सबको इसने बंद किया। ठीक है।
ना बनाई जाए ना बेची जाए, ठीक है, ये इसने बंद किया था। लेकिन यद्यपि जो जहांगीर, यद्यपि लिख दें, जहांगीर खुद शराबी था, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से जो सुमेलित नहीं है वो मार्को पोलो नहीं है, ठीक है। मार्को पोलो इटली का था, ये पुर्तगाली नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो ये 1292 में आया था, कोरोमंडल तट है ना, पांड्य राज्य में आया था। इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का इसको राजकुमार कहा जाता है। और इसके और क्या किया? इसके बाद ये पेट्रा डेला वेला खड़ा है, ये कहाँ है? पेट्रा डेला वेला, ये इटाली था और ये 1622 में आया, है ना। और इसके बाद हॉकिंस, आप जानते हैं, 1608 में आया और आगरा में जहांगीर से मिला। तो ये फारसी बोलता था। चर्सों का मनसब दिया इसको, है ना। और फिरंगी खान, ठीक है। तो बर्नियर आप जानते हैं, 1656, 12 वर्ष भारत में रहा। इसने जो अपनी रचना है लुई 14वें को समर्पित की, लुई 14वें को। ये क्वेश्चन भी आया कई बार। ठीक है, लुई 14वें को समर्पित इसने किया था। और मुगल शहरों को शिविर नगर कहा था इसने, मुगल शहरों को शिविर नगर इसने कहा था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रख लें। तो चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ मुद्रा परिवर्तक है? मुद्रा के लिए कौन काम करता था? ये सराफा करते थे, हुंडी जारी करते थे, ये हुंडी जारी करते थे। सराफा वर्ग मुद्रा से रिलेटेड था। ये इजारेदार कौन है? इजारेदार होते थे ठेके पर जो भूमि देने की। इजारेदारी प्रथा क्या होती है? ठेके पर भूमि देना। उसको लेने वाला इजारेदार। उसके बाद पटेल, ये भी भू राजस्व वसूली का काम करते थे। दक्षिण भारत में मराठे काम करते थे इनके रूप में। मराठे भू राजस्व वसूली का काम करते थे, उसमें उनको पटेल कहा जाता है। वजहदार की वजह क्या होता है? भू राजस्व दे, वेतन के बदले भू राजस्व जो दिया जाता था, बदले भू राजस्व का क्षेत्र, वसूल का क्षेत्र, उसको बोला जाता है
क्यों वजह पत्थर देते थे कि आप इस क्षेत्र से जाके ये भू राजस्व वसूल कर लो, और प्राप्त करने वाले को वजहदार बोलते थे। ठीक है, प्राप्त करने वाले को वजहदार बोला जाता है। हाँ, पेत्रा डेला वेला के बारे में एक बात रहेगी। पेट्रा डेला वेला 1622 में आया, और ये इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी जब ये रास्ते में था। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके शव को पूरी यात्रा में साथ रखा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने बूढ़ी औरतों नौजवानों से विवाह को अस्वीकृत कर दिया था, और सभी पे उसने कहा था कि सभी प्रकार के शालीनता के विरुद्ध है। ये अकबर ने किया था ना। अकबर ने कई काम किए थे महिलाओं के लिए। एक तो जो वैश्या थी के लिए शैतानपुरा बनवाया ना, शैतानपुरा शहर से बाहर बस बनाया। और जो रखैल थी उनको नाम से नहीं पुकारा जाता था, रखैलों को नाम से ना लेकर उनके नेटिव प्लेस से पुकारा जाता था, प्लेस से। लाइक कि औरंगाबादी है ना, जयपुरी, इस तरह से हैदराबादी, वही जो जहां की होती है ना, ऐसे इस तरह से पुकारा जाता था। ये किसने किया था? ये अकबर ने किया था ये काम, है ना। और उसने और क्या किया? बहुपत्नी विवाह पर रोक लगाई, है ना। आप खुद तो बहुत किए, लेकिन पर रोक। सती प्रथा को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो उसके बाद शाहजादा दारा शिकोह अपनी किस रचना में इस्लामी सूफी अवधारणाओं की तुलना हिंदू दार्शनिक दृष्टिकोण से करता है? वो करता है मजमा उल बहरीन, है ना, मजमा उल बहरीन में करता है। इसको दो समुद्रों का मिलन कहा जाता है। दो संस्कृतियों का मिलन है ये। इसमें दो संस्कृतियों का मिलन, यानी दो समुद्रों का मिलन इसमें कहते हैं। ये दारा शिकोह को स्टेनले लेनपूल ने क्या कहा था? लघु अकबर, है ना। स्टेनले लेनपूल ने लघु अकबर कहा था। इसको शाहबुलंद की उपाधि दी किसने थी? शाहबुलंद। शाहजहां ने दिया था इसको। ये 60,000 का मनसबदार था, सबसे बड़ा मनसबदार, 60,000 का मनसबदार। मराठों द्वारा गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मराठों की चौथ और स्वदेशमुखी लेने की चौथ कितना लेते थे? 1/4 यानी 25%। स्वदेशमुखी 10% लेते थे। गुजरात और मालवा में औपचारिक रूप से धारणा उन्होंने कर लिया था, औपचारिक रूप से धारण कर लिया था। बाद में मराठों का चौथ और स्वदेशमुखी लेने का दावा भूभाग की मांग में बदल गया। प्रांतों को मराठा सरदारों में प्रभाव क्षेत्र अनुसार विभाजित किया गया था। ये भी बात सही है, तो इसका मतलब ये सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था। अगर आपको ऐसे ही ये कोर्स चलता रहेगा पूरा, हम ये कहते हैं बार बार 2005 से लेकर 2020 आ गया, उसको पूरा करेंगे। ऐसे आराम से करेंगे। ये को हर तरह की एग्जाम में आपकी नॉलेज को
एक्सपेंड करने में आपकी काफी मदद करेगा। शांति बनाए रखें और एंजॉय करें, एंजॉय द कोर्स। थैंक यू।